हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दृश्य एकेडमी। दृश्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आप जैसा जानते हैं कि दृश्य एकेडमी का ऐप लॉन्च हो चुका है। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी संस्था के सभी विषयों के सब्जेक्ट्स के नोट्स, टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपको इसी से मिलेंगे। जो नए कोर्सेज प्रारंभ होने वाले हैं उनकी जानकारी भी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। कृपया इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। दृश्य एकेडमी के नाम से ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। हम पिछली कक्षा में एडीओ की कक्षाओं की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें हम ग्रामीण विकास के बारे में देख रहे थे। ग्रामीण विकास की शुरुआत करते हुए हम देख चुके थे ग्राम की परिभाषा। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ग्राम की परिभाषा में हमने 3 चीज़ें देखी थी। पहली, उसकी जनसंख्या, दूसरा उसका जनघनत्व और तीसरी उसकी कार्यशील आबादी। जनसंख्या हमने देखी थी कि किसी भी जगह को ग्राम कहने के लिए उसकी जनसंख्या 5000 से कम होनी चाहिए। उसका जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होना चाहिए और उसकी कार्यशील आबादी यानी कि 15 से 65 वर्ष की जो आबादी है, ये 75% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए और इस 75% का 25% आबादी पुरुषों की होनी चाहिए। यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। हम देख रहे हैं ग्रामीण विकास। यहाँ से हमने ग्राम की परिभाषा पिछली कक्षा में देख ली थी। आज हम विकास से शुरुआत करेंगे। विकास किसे कहते हैं, कैसे होता है, क्या होता है विकास में। विकास की शुरुआत करते हैं। विकास दरअसल अचानक हो जाने वाले किसी परिवर्तन को नहीं कहते। विकास होने में समय लगता है। यदि किसी जगह का विकास करना है तो उस जगह का आर्थिक विकास होना चाहिए कि नहीं, और सामाजिक विकास। आर्थिक और सामाजिक, ये 2 तरह का विकास अगर किसी क्षेत्र का होता है तो हम ये कह सकते हैं कि उस क्षेत्र का विकास हो रहा है। अगर इनमें से सिर्फ आर्थिक विकास हो रहा है या सिर्फ सामाजिक विकास हो रहा है तो उसे विकास नहीं कहा जा सकेगा। इसके दोनों पहलुओं को बराबर तवज्जो दी जाती है। आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह का विकास होना चाहिए। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? आर्थिक विकास से लोगों की जेब में पैसे आने चाहिए, मतलब ये पैसों से संबंधित होता है। और सामाजिक विकास में आपकी बाकी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे एजुकेशन, आपकी मूलभूत संरचना, मतलब ये क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए होता है। सामाजिक विकास से हम अगर छोटी अर्थ में समझना चाहें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होने को हम सामाजिक विकास कह सकते हैं और पैसों की बढ़ोतरी को हम आर्थिक विकास कह सकते हैं। जब किसी ग्राम का इन दोनों पक्षों का विकास होता है तो हम ये कहते हैं कि उस ग्राम का विकास हो रहा है, आर्थिक और सामाजिक, यानी कि सोशल विकास और इकोनॉमिक विकास। अगर सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ में हो रहे हैं तो हम ग्राम को विकसित मान लेते हैं। ग्रामीण विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
अब ग्रामीण विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता क्यों है? हमारी सरकार ग्रामीण विकास के लिए क्या क्या काम करती है और क्यों करती है? हमारी सरकार को ये कर्तव्य बताया गया है हमारे संविधान में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP, ये वो तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है इन्हें। DPSP को राज्य का निर्देशक तत्व भी कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो तत्व हैं या वो गाइडलाइंस हैं जो हमारा संविधान निर्माताओं ने भविष्य में आने वाली सरकारों के लिए तैयार की थी। इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमारी सरकार किसी भी तरह के पॉलिसी का या किसी भी तरह के कार्यक्रम का निर्माण करती है जन कल्याण के लिए। राज्य यहाँ पे हो गया सरकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब सरकार के नीति निर्देशक तत्व। तो इसके अनुसार हमारी सरकार को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो जन कल्याण की काम करे। हमारे संविधान के अनुसार हमारी जो सरकार होनी चाहिए ये जन कल्याणकारी होनी चाहिए। यानी इस सरकार की जो भी नीतियां होंगी, जो भी कार्यक्रम होंगे, उनका उद्देश्य जनता का कल्याण होना चाहिए, जनता का उत्थान होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक हर पहलू पे। तो ये हमको बताता है हमारा संविधान का नीति निर्देशक तत्व या DPSP। ये हमारे संविधान के भाग 4 में है। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। भाग 4 में है जिसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 को याद करने के लिहाज से अगर आप याद करना चाहें तो आप उसे कह सकते हैं गांधी जी का राम राज्य। आर्टिकल 40 होता है गांधी जी का राम राज्य। गांधी जी का राम राज्य कहने से अर्थ है, राम राज्य का मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं है। राम राज्य का मतलब है एक ऐसा राज्य जिसमें सबको समानता का अधिकार हो, जिसमें हर व्यक्ति को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, हर व्यक्ति के पास सबका समान सम्मान हो, सबके पास विकसित होने के समान अवसर हो। तो उसे हम कहते हैं गांधी जी का राम राज्य। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने ये कह दिया कि सरकार गांधी जी का राम राज्य स्थापित करने का प्रयास करेगी। अब सरकार गांधी जी का राम राज्य स्थापित तो कर रही है, मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में 3 स्तरों पे सरकार है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट अभी नरेंद्र मोदी जी की है, और जिले की सरकार। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ सरकार 3 स्तरों पे है। अगर हम जिले की सरकार को राज्य सरकार के अंदर भी मान लें तो भी हमारे पास 2 स्तरों पे सरकार तो है ही। अब ये जो DPSP कहता है कि सरकार गांधी जी का राम राज्य स्थापित करने का कोशिश करेगी, तो गांधी जी का राम राज्य स्थापित करने के लिए सरकार करती है पंचायतों की स्थापना, और पंचायतों को ऐसी शक्तियां दी जाती हैं कि वह विकसित हो सकें, स्वशासन कर सकें। मतलब वो एक गांव के एरिए को स्वशासन कराना चाहते थे हमारे संविधान निर्माता। क्यों चाहते थे? क्योंकि गांधी जी का सपना था कि हमारा जो आज़ाद हिंदुस्तान हो वो गांव से जुड़ा हुआ हो और गांव के लोगों को पूर्ण आज़ादी का अनुभव हो। ये करने के लिए हमारी सरकार को DPSP दे दिया गया, मगर इसमें एक
पॉइंट ये रह गया कि ये काम केंद्र की सरकार करेगी या राज्य की सरकार करेगी, इस चीज़ को डीपीएसपी में क्लियर नहीं किया गया। तो अब ये हो सकता है कि जब आप केंद्र सरकार के पास जाएं कि भैया हमारे गांव में पंचायतों की स्थापना कर दें, तो आपको केंद्र सरकार बोल दे कि नहीं भैया ये तो हमारा काम नहीं है, आप राज्य सरकार के पास जाएं। अब अगर आप राज्य सरकार के पास गए और उसने भी यही जवाब दे दिया कि ये हमारा काम नहीं है, आप केंद्र के पास जाएं, तब आप क्या करेंगे? इस पॉइंट को भी बहुत ध्यान से सोच के बनाया गया था, जिसके लिए शेड्यूल बनाया गया। अनुसूची 7, संविधान की अनुसूची 7 बनाई गई। इसमें एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कंकरेंट लिस्ट होती है या समवर्ती सूची कहा जाता है इसे। इसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे यूनियन गवर्नमेंट डील करती है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट ही नियम कानून बनाने की शक्ति रखती है, उसमें यूनियन गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। ये जो कंकरेंट लिस्ट है, इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को रखा जाता है जिनमें ना सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है, बल्कि राज्य सरकार को भी कानून बनाने की शक्ति होती है। इसमें अगर आप फिलहाल देखेंगे तो इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं। 52 सब्जेक्ट्स को अभी इस लिस्ट में रखा गया है। इन 52 सब्जेक्ट्स में सीरियल नंबर वाइज अगर देखते हैं तो जो 20वां सब्जेक्ट है इस लिस्ट में, वो कहता है कि आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के कार्य। या आर्थिक या सामाजिक कल्याण हेतु नीतियाँ। तो ये जो सब दिया गया है, हमने अभी देखा कि किसी ग्राम का विकास करने के लिए भी हमें यही दो विकास करने हैं, आर्थिक और सामाजिक। अगर हम किसी गांव का विकास कर रहे हैं और उसका आर्थिक और सामाजिक विकास कर रहे हैं, मतलब हम उसको ग्रामीण विकास में ले सकते हैं। तो अगर हम शेड्यूल 7 देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका कॉन्करेंट लिस्ट का 20th पॉइंट जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आर्थिक और सामाजिक विकास। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये जो कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है, इससे हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों डील करेंगे। जब दोनों इस सब्जेक्ट से डील करेंगे तो प्रश्न उठता है कि कौन क्या काम करेगा। क्या स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी? पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगी और पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट भी बनाएगी। अब बात आती है पॉलिसी बनाने के बाद उस पॉलिसी की मॉनिटरिंग की, मतलब उसका लेखा जोखा देख रेख कौन करेगा? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है कहीं कहीं पे और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। बात जब आती है इम्प्लीमेंटेशन की, या ज़मीनी स्तर पे उस योजना को मूर्त रूप कौन देगा, जब इसकी बात आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ कुछ नहीं कर पाती। ये काम सीधा स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। मनरेगा जैसे मान लेते हैं, मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लॉ है, मगर उसे लागू स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। उसका ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात देखें तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट का काम है। पॉलिसी भी बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, उसको मॉनिटर भी कर सकती है, मगर इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती। अब हम देखते हैं कि अगर हमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं तो ये क्यों करनी पड़ रही हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि हम ग्रामीण विकास करें, हम शहरी विकास की ओर
इतने सजग होकर कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? हम ग्रामीण विकास पे स्पेशल फोकस क्यों कर रहे हैं? एक तो हमारी ज़्यादातर आबादी गाँव में रहती है, पहला कारण तो यही है। अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अभी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या को अगर हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 255 लाख है। इसमें से ग्रामीण जनसंख्या है 196 लाख ग्रामीण है, और शहरी जनसंख्या देखें तो वो करीब 59 लाख है। ये सारा डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है ये 2011 के सेंसस का है। 2021 में सेंसस की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है कोविड की वजह से। तो अगर जनसंख्या में अनुपात देखें तो यहाँ पे 76% जो हमारी जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या है। गांव में रहती है हमारी अधिकांश आबादी, 76.76 गांव में रहती है, मतलब वही 23.24 शहरों में रहती है। ये था हमारा 2011 का आंकड़ा। मगर हम अगर पीछे के आंकड़े से इसे कंपेयर करें 2001 से 2011 में क्या हुआ अगर हम देखते हैं तो 2001 से 2011 में हमारे प्रदेश की वृद्धि दर जो थी वो करीब 22.9% थी। ये पूरे प्रदेश की वृद्धि दर है। 2001 से 2011 के बीच में करीब 23% जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है छत्तीसगढ़ में। उस 23% में से जो ग्रामीण जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 17.79%। कितनी बढ़ोतरी हुई? 17.79%। अगर 23% से 17.79 को कंपेयर करते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। इसकी धीमी गति से बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो गांव में मृत्यु दर ज़्यादा हो रही हो, या दूसरा हमारे गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ग्रामीण जनसंख्या के कम होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो मृत्यु दर बढ़ रही हो या फिर पलायन हो रहा हो। अब अगर हम छत्तीसगढ़ के बाकी आंकड़े देखें तो हमारा मातृत्व मृत्यु दर कम हुआ है, शिशु मृत्यु दर कम हुआ है, हर तरह का मृत्यु दर हमारे यहाँ कम हुआ है। संस्थागत प्रसव बढ़े हैं जिसकी वजह से भी शिशु मृत्यु दर कम हुआ है। तो मृत्यु तो कारण नहीं है कि ग्रामीण जनसंख्या कम हो रही है। ग्रामीण जनसंख्या के कम होने का मुख्य कारण पलायन हो सकता है क्या? अब कोई पलायन क्यों करेगा? पलायन करने के भी कुछ कारण होंगे, या तो वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, या वहाँ रोजगार नहीं होगा। अगर यही दो मुख्य कारण हैं कि गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और वहाँ पे रोजगार नहीं है, तो अगर हमारी सरकार गांव में मूलभूत सुविधाओं का निर्माण करना शुरू करती है और गांव में रोजगार का सृजन करती है तो क्या हमारी जनता का गांव से पलायन रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। हमारी सरकार ने किया भी कुछ ऐसा ही है। हमारी सरकार ने मूलभूत सुविधाओं को बनाते हुए रोजगार का सृजन करने की एक स्कीम बनाई है जिसका नाम है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम या एक्ट। यहाँ पे मैंने एक्ट लिखा है, स्कीम नहीं लिखा है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हम इसलिए भी लेके आए क्योंकि हमारे पास मूलभूत सुविधा नहीं थी और रोज़गार नहीं था। आप कहेंगे कि हमारे ज़्यादातर किसान हैं गांव में रहने वाले, तो उनके पास रोज़गार तो है, मगर उनके पास मौसमी रोज़गार है, यानी खेती के सीज़न में उनके पास रोज़गार होता है और जब खेती का सीज़न ख़त्म हो जाता है तब वो लोग हो जाते हैं बेरोज़गार। अगर इसको साल में डिवाइड करें तो उनके पास 4 महीने का करीब रोज़गार होता है, बाकी के समय 8 महीने करीब वो लोग बेरोज़गार होते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि ये मौसमी बेरोज़गारी मिटाई जा सके तो हमारा काम बन सकता है। ग्रामीण जनसंख्या गांव में रह के भी समृद्ध हो सकती है, विकसित हो सकती है। इसके लिए नरेगा स्कीम चलाई जा रही है। अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसका नाम MG नरेगा हो गया है। महात्मा गांधी जी का नाम इसके सामने जोड़ दिया गया है। 2 अक्टूबर 2019 से नरेगा MG नरेगा हो गया है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम इसे कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स होंगी, इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं होंगी, इसके साथ साथ इसके महत्वपूर्ण प्रावधान होंगे। जैसे इसमें हितग्राही कौन हो सकते हैं, हितग्राही को पेमेंट कैसे होता है, पेमेंट को अलग से भी देखेंगे। और इसमें जो स्पेशल फीचर्स होंगे, यानी कि कब अधिक अवकाश मिलता है, कब इसमें अवकाश मिलता है कि नहीं मिलता है, रोज़गार कितना मिलता है, कितने दिनों का मिलता है, किस क्षेत्र में कैसा रोज़गार मिलता है, इन सब चीज़ों को इन्हीं पॉइंट्स में ब्रेक करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट देखना। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स में हम मनरेगा को डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज समय हो गया है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और पूरा हो भी नहीं पाएगा। तो इन पॉइंट्स में हम मनरेगा को शुरू करेंगे कल के लेक्चर में और इसे ख़त्म भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें